हाँ तो स्टूडेंट्स, अभी हम जो संवितरण या विभाजन फलन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसका फर्स्ट टॉपिक हमने माध्य ऊर्जा निकाल लिया, जिसकी वजह से हम माध्य ऊर्जा को निकाल सकते हैं किसी निकाय की। और अगला हम ऊष्मा धारिता यदि हमको निकालनी हो तो ऊष्मा धारिता को कैसे निकालेंगे। ऊष्मा धारिता मतलब हीट कैपेसिटी, ठीक है। किसी भी निकाय की ऊष्मा धारण करने की क्षमता कितनी है, तो वो निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला है, जो कि हमने बेसिक से पढ़ा हुआ है, 11th-12th क्लास में पढ़ा है। CV = N एवोगाद्रो संख्या है, डेल ई बार अपॉन डेल टी, जहाँ पर ई बार क्या है, माध्य ऊर्जा है, टी क्या है, टेम्परेचर है, परम ताप है, जिस पर कि साम्य अवस्था हमें मिलती है। लेकिन जो ये CV जो हमने ले रखा है, तो V किसके लिए ले रखा है, क्योंकि यहाँ पर हमने V जो कि आयतन को शो करता है, उसको हमने नियत लिया है, ठीक है। आयतन को नियत लिया है, मतलब निकाय का आयतन नहीं बढ़ना चाहिए, तो उस केस में उसकी ऊष्मा धारिता निकालते हैं। यदि आयतन यदि चेंज होता रहेगा तो हम किसी निकाय की ऊष्मा धारिता कैसे निकाल पाएंगे। वो तो बार बार चेंज हो रहा है, तो बार बार उसकी धारिता भी चेंज होगी, तो हमको आयतन को कांस्टेंट रखना इसमें ज़रूरी है, ठीक है। अब ई बार का हमारे पास फॉर्मूला आया है माइनस का डेल अपॉन डेल बीटा लॉग जेड, ठीक है, जो कि पिछले डेरिवेशन के अंदर आप चेक कर लेना। ई बार माध्य ऊर्जा = माइनस का डेल अपॉन डेल बीटा लॉग जेड आया है, तो डेल ई बार अपॉन डेल टी क्या होगा, डेल ई बार अपॉन डेल टी कांस्टेंट, मतलब आयतन के कांस्टेंट पर हमको इसका टी के रेस्पेक्ट में अवकलन करना पड़ेगा दोनों तरफ, तभी तो डेल ई बार अपॉन डेल टी आएगा। और जब ये आएगा तभी हम इसके अंदर इसको पुट कर पाएंगे, ठीक है। तो हमको डेल ई बार अपॉन डेल टी का जो मान निकालना है वो जेड और टी की टर्म में निकालना है, ठीक है, जेड और टी की टर्म में निकालना है। तो डेल ई बार अपॉन डेल टी = जब ई बार का टी के रेस्पेक्ट में हमने अवकलन किया है, तो इस वाली टर्म का भी टी के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, ठीक है। नेगेटिव की जगह नेगेटिव आ गया, डेल अपॉन डेल टी इनटू में डेल अपॉन डेल बीटा लॉग जेड, ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। आयतन इस केस में कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। जब ये कांस्टेंट है, पूरा ये वाला कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट होगा, इसमें भी आयतन कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब देखिए, डेल ई बार अपॉन डेल टी आयतन कांस्टेंट ले लिया। अब इस केस में हम क्या करेंगे कि जब डेल मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं, तब उस केस में हम डेल बीटा और नीचे भी डेल बीटा, तो ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन के केस में डेल बीटा ऊपर ले लिया एक, और एक डेल बीटा यदि नीचे लेंगे तो नीचे जो डेल बीटा है वो डबल हो जाएगा, तो डेल बीटा स्क्वायर हो गया, और ऊपर एक डेल बीटा बचा रह जाएगा। और डेल टी जो हमारे पास ये है, इसको हमने इधर शिफ्ट कर लिया, ठीक है। अब डेल स्क्वायर अपॉन डेल बीटा स्क्वायर लॉग जेड बन गया हमारा, ये वाली टर्म में जो डेल स्क्वायर अपॉन डेल बीटा स्क्वायर लॉग जेड बन गई, और डेल बीटा अपॉन डेल टी बन गया। ये वाली टर्म को ही हमने इसमें कन्वर्ट किया है, सिर्फ डेल बीटा ऊपर और डेल बीटा नीचे मल्टीप्लाई किया है। अंश व हर में डेल बीटा से मल्टीप्लाई करने पर ठीक है। तो डेल बीटा ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, डेल बीटा नीचे कर दिया, तो इस डेल टी को डेल बीटा के नीचे ले लेंगे, और डेल बीटा जो हमने लिया है मल्टीप्लाई है उसको इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो डेल बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल बीटा स्क्वायर लॉग जेड आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट जो हमारे पास है, इसके अंदर डेल ई बार अपॉन डेल टी का मान इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास निकल के आई है, इसको सीधा यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, तो n की जगह n आ गया, नेगेटिव इधर आ गया, डेल स्क्वायर अपॉन डेल बीटा स्क्वायर लॉग जेड डेल बीटा अपॉन डेल टी, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमको जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए डेल बीटा अपॉन डेल टी की, मतलब हमको जो फंक्शन जो CV निकालना है
जैसा कि हमने पहले से हम जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या संवितरण फलन है, मतलब संवितरण फलन के रूप में CV का मान आना चाहिए। तो संवितरण फलन के रूप में कहाँ है अभी तो डेल बीटा बीटा फंक्शन के रूप में भी आ रहा है ये। तो इसको मैक्सिमम हम Z की टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, Z और T की टर्म में, ठीक है। तो डेल बीटा अपॉन डेल टी को लिखने के लिए बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन के टी होता है, ये तो बीटा फंक्शन का फॉर्मूला सबको पता ही है, बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन के टी। तो डेल बीटा अपॉन डेल टी क्या होगा, बीटा का टी के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दिया, तो 1 अपॉन के टी का भी टी के रेस्पेक्ट में अवकलन होगा, तो 1 अपॉन के टी का भी आगे एक टर्म बढ़ा देते हैं, डेल अपॉन डेल टी इंटू 1 अपॉन के टी हो गया। अब इसमें के कांस्टेंट है तो 1 अपॉन के तो बाहर आ गया, और 1 अपॉन टी का करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से डेल बीटा अपॉन डेल टी का मान आ गया हमारे पास माइनस का 1 अपॉन के टी स्क्वायर। तो डेल बीटा अपॉन डेल टी का मान हमने यहाँ पर ये पुट कर दिया इस इक्वेशन से, ठीक है। तो माइनस का एन डेल स्क्वायर अपॉन डेल बीटा स्क्वायर लॉग जेड तो है ही, और डेल बीटा अपॉन डेल टी का मान ये यहाँ से यहाँ पुट कर दिया माइनस का 1 अपॉन के टी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब माइनस से माइनस पॉजिटिव हो गया, एन अपॉन के टी स्क्वायर को यहाँ से इसके नीचे ले लिया तो एन अपॉन के टी स्क्वायर हो गया, और डेल स्क्वायर अपॉन डेल बीटा स्क्वायर लॉग जेड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो ये वैल्यू आई है ऊष्माधारिता की, इसके अंदर टर्म मैक्स 2 ही टर्म आ रही हैं, एक तो जेड आ रहा है संवितरण फलन और दूसरा टी आ रहा है, के तो कांस्टेंट है ही, और एन भी अवोगाड्रो संख्या है वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास संवितरण फलन के रूप में ऊष्माधारिता का मान भी मिल चुका है, ठीक है। और CV का मान n से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि हमको ऊष्माधारिता निकालनी है प्रत्येक कण की, उस निकाय के प्रत्येक कण की। तो n उसके अंदर कण है तो n से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊर्जा को लिखने के लिए लिखेंगे डेल ई बार अपॉन डेल टी, जो कि इसकी ऊष्माधारिता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम ऊष्माधारिता को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है, माना कि ऊर्जा परास E व E प्लस डी के लिए के मध्य निकाय में अभिगम्य ऊर्जा स्तर ओमेगा E है, मतलब कोई निकाय है A, ठीक है। यदि उसकी ऊर्जा का परास E और E प्लस डी है, ठीक है, मतलब E पहले उसकी एनर्जी है, बाद में एक बहुत ही स्मॉल एनर्जी D से उसको हमने इंक्रीज कर दिया, तो उस केस में D के मध्य निकाय में अभिगम्य ऊर्जा स्तर ओमेगा ही है, मतलब उसके अंदर जो ऊर्जा स्तरों की संख्या जो बड़ी है, जो कि द्रुतगामी वर्धमान फलन है ओमेगा ई, मतलब कि DE एनर्जी बढ़ाने के बाद इसके अंदर जो अवस्थाएं परिवर्तन हो पाएंगी उनकी संख्या क्या है, ओमेगा ई है। अभिगम्य ऊर्जा स्तर का मतलब क्या है, कितनी अवस्थाएं उसके उस एनर्जी के अंदर परिवर्तित हो सकती हैं, तो ओमेगा ई है, ठीक है। अतः लघु परास DE में सभी संभव अवस्थाओं के लिए E की घात माइनस का बीटा इंटू EI का मान नियत माना जा सकता है, ठीक है। लेकिन यदि DE का मान बहुत छोटा है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, जो EI है उसका मान नियत माना जा सकता है, ठीक है। EI का मान नियत मान, मतलब क्योंकि बहुत ही छोटा परिवर्तन हो रहा है उसके अंदर, तो बहुत छोटा परिवर्तन होगा तो उस केस में E की घात माइनस का बीटा इंटू EI का मान मतलब लगभग बराबर ही है। D से इंक्रीज कर रहे हैं, D से थोड़ा कम इंक्रीज कर रहे हैं, थोड़ा मतलब D के 0 से और D के बीच में यदि एनर्जी में यदि हम चेंज करेंगे तो ये बहुत ही स्मॉल एनर्जी है, तो इसके बीच में जो भी जो रेंज है इसकी वो बहुत ही स्मॉल होगी, तो उस केस में क्या होगा, E की घात माइनस का बीटा इंटू EI, ठीक है। ये जो फंक्शन है वो EI के लिए ही है, E प्लस डी है जो, है ना। तब इस केस में क्या है, जब परिवर्तन बहुत छोटा है तो ये लगभग बराबर होगी हर केस में, हर एक अवस्था में लगभग बराबर होगी, आई की प्रत्येक वैल्यू के लिए लगभग बराबर होगी, तो E की घात माइनस बीटा इंटू EI का मान नियत माना जा सकता है। अतः संवितरण फलन की परिभाषा से संवितरण फलन क्या बोलता है, Z इज इक्वल टू E की घात माइनस का बीटा इंटू EI, Z इज इक्वल टू E की घात माइनस का बीटा इंटू EI सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा भी है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, E की घात माइनस बीटा इंटू EI का जोड़ प्रत्येक अवस्था के लिए E की घात माइनस बीटा इंटू EI का सम
समेशन फलन है, ये सम को शो करता है, मतलब जोड़ को शो कर रहा है। ठीक है, तो प्रत्येक अवस्था के लिए जो ये गुणज आया है उसका जोड़ होगा, वो हमारा संवितरण फलन है। ठीक है, लेकिन इस एनर्जी के लिए, इस रेंज के लिए आई बराबर इसके प्रत्येक आई की वैल्यू के लिए, क्योंकि आई की वैल्यू ई से डी के बीच में होगी, ई से ई प्लस डी के बीच में होगी, तो प्रत्येक के लिए ई आई का मान सेम है, तो ओमेगा ई का मान भी सेम होगा। ठीक है, तो ओमेगा ई यदि एक छोटी परास के लिए अभिगम ऊर्जा स्तरों की संख्या है, तो ई की घात माइनस बीटा इंटू ई के लिए भी क्या होगा, ओमेगा ई इंटू ई की घात माइनस बीटा ई होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जेड को हम इस रूप में अभिगम ऊर्जा स्तरों की संख्या के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि परास बहुत छोटी है, जो इसका ई के जो एनर्जी है उसके बीच में जो चेंज हो रहा है डी एनर्जी से, जो कि बहुत ही स्मॉल एनर्जी है, उससे जो ये चेंज हो रहा है वो बहुत कम होने के कारण इसको हमने कांस्टेंट ले लिया। और यदि ओमेगा ई अभिगम में ऊर्जा स्तरों की संख्या है इस बीच में, ई से ई डी के बीच में, तो ई की घात माइनस बीटा ई इंटू ओमेगा ई से हम जेड को निरूपित करेंगे। लेकिन यदि ई का मान ई बार हो, मतलब जो निकाय की जो एनर्जी है किसी अवस्था में, उसका मान प्रत्येक अवस्था में इसकी माध्य ऊर्जा के बराबर आ रहा हो। ठीक है, उसकी माध्य ऊर्जा के बराबर आ रहा हो, तो ओमेगा ई इंटू ई की घात माइनस बीटा इंटू ई का मान मैक्सिमम होगा। ठीक है, अतः समीकरण 1 से ओमेगा ई की जगह हमने ई बार पुट कर दिया यहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पर, तो ओमेगा ई बार ई की पावर माइनस का बीटा इंटू ई की जगह यहाँ पर भी ई बार पुट कर दिया, जेड इज इक्वल टू ये हो गया। ठीक है, यही इक्वेशन हमने यहाँ पर पुट कर दिया, सिर्फ ई की जगह पर हमने ई बार से रिप्लेस कर दिया है इसको। दोनों तरफ लॉग लिया हमने, लॉग लेने पर ये लॉग जेड हो गया, इस पर भी लॉग ले लिया, तो ओमेगा ई बार ई की घात माइनस बीटा इंटू ई बार हो गया। अब ये हो गया m, ये हो गया n, तो log m n इज इक्वल टू log m प्लस log n, तो log m हो गया log ओमेगा इंटू ई बार, ओमेगा ई बार प्लस log e की घात माइनस का बीटा इंटू ई बार। ठीक है, log z इज इक्वल टू log ओमेगा ई बार, और इसको क्या लिख सकते हैं, जब इसकी घात आ रही है माइनस का बीटा इंटू ई बार, तो घात log के पहले चली जाती है, तो माइनस का बीटा इंटू ई इधर चला जाएगा, तो ये माइनस का बीटा इंटू ई आ गया, और बचा क्या इसके साथ में, log ई बचा, और log ई का मान 1 होता है, तो इस तरीके से log ई यहाँ पर हट गया। ठीक है, अब इसमें k इससे मल्टीप्लाई करें हम, तो क्या होगा, k इंटू लॉग जेड इज इक्वल टू k इंटू लॉग ओमेगा ई बार, यहाँ पर भी k मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर भी k मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, k यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का मेन रीजन क्या है, log z को कैसे, हाँ, अब इसके अंदर देखो k log ओमेगा ई बार को एक तरफ ले लिया, और इस k बीटा ई बार को दूसरी तरफ चला गया, तो k log z प्लस ये इधर ले लिया, तो k बीटा ई बार हो। ठीक है बच्चों, अब k बीटा ई बार को कैसे लिखेंगे, इसके अंदर जो k log ओमेगा ई बार है, ये तो होती है एंट्रोपी, जो कि हमने पहले डेरिवेशंस के अंदर डिफाइन की हुई है। एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है S, k log ओमेगा ई बार। ठीक है, इसको S लिख दिया, और k इसके अंदर कॉमन आ गया, तो log z प्लस बीटा ई बार हो गया। अब बीटा ई बार को लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, जो हमने माध्य ऊर्जा का जो फॉर्मूला निकाला है, माध्य ऊर्जा का जो पिछले अभी जो हमने किया है इससे पहले, उसमें धारिता से पहले फर्स्ट नंबर का पॉइंट, उसमें ई बार की वैल्यू क्या है, के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड। ठीक है, अब बीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन के टी, तो के से के कैंसिल हो गया, टी से स्क्वायर चला गया, तो टी इंटू डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड आ गया। तो बीटा ई बार ये जेड और टी की टर्म में हमने कन्वर्ट कर ली, और बीटा ई बार को हमने टी डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड यहाँ से यहाँ पर इसका मान रख दिया है, तो k इंटू लॉग जेड प्लस टी डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड, ये हमारे पास एंट्रोपी का मान आ गया है। ठीक है बच्चों, तो अभी जो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास, इसके बाद एंथैल्पी करेंगे। संवितरण फलन के कारण किसी निकाय की एंथैल्पी को किस तरीके से हमको संवितरण फलन की टर्म में कैलकुलेट करना है, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों।
थैंक यू वेरी मच। और आप बराबर इनकी प्रैक्टिस करते जाओ। ये मैथमेटिकल टर्म्स हैं, थोड़ी सी याद भी रखनी होंगी आपको कुछ एक चीज़ें। बाकी जो भी सॉल्यूशन है टर्म का, जो भी सॉल्यूशन है वो मैं आपको साथ के साथ सारा कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।